हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 401 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, मॉड्यूल 2 है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपरेशन यानी कि वो क्यों की जाती है, तो वो बहुत सारे मकसद के लिए की जाती है कि आपके एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, लेंडर्स यानी जिनसे आपने कर्जा उठाया हुआ या फिर जिन क्रेडिटर जिनसे माल उधार पे उठाया हुआ या डिसीजन मेकिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड किया बनाया जाता है। और फिर IAS 1 जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, कंपोनेंट्स क्या होंगे, जनरल फीचर्स क्या होंगे और स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ऑब्जेक्ट तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल कि भाई किस तरीके से कंपनी चल रही है, उसके क्या कैश फ्लोज हैं, क्या प्रॉफिट्स हैं, लॉस है। और कंपोनेंट्स जो है वो आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट की बात की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नाम से ही ज़ाहिर है। चेंज इन इक्विटी, इक्विटी यानी कि मतलब कितना इक्विटी इस साल आपने कोई शेयर इशू किए या फिर शेयर बाय बैक किए, बहुत सारी चीज़ें इक्विटी में चेंज आती है। कैश फ्लोज यानी कि मतलब आपके पास कितना कैश आया, कितना कैश किया। और नोट्स के अंदर बताया जाता है कि भाई ये काम हमने क्यों किया, किस तरह किया, इस तरीके से। तो IAS जो है वो डेवलप फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी विद नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी और पब्लिक सेक्टर में आल्सो अप्लाई दिस स्टैंडर्ड, यानी कि मतलब वैसे तो उन कंपनीज के लिए बनाया गया है IAS 1 कि जो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। जैसे मिसाल दे पाकिस्तान में एंग्रो है, यूनिलीवर है, नेस्ले है, लेकिन ये उन ऑर्गेनाइजेशंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं जो नॉन प्रॉफिट्स हो, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी ये IAS बनाया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, इसकी फंडामेंटल देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होती है कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंड क्राइटेरिया और अप्लाई IFRS, जो IFRS ने बताई ये चीज़। अब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में ट्रांजेक्शन है, अदर इवेंट्स है और कंडीशंस वाली बता दी मतलब। और रिकग्नाइज किस तरीके से एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर और इक्विटी वगैरह किस तरीके से, और एडिशनल डिस्क्लोजर्स वगैरह जो भी नेसेसरी हो IFRS ने बोल रहे हो। कंप्लाइज विद IFRS एंटिटी जो है वो कंप्लाइज करती है, मस्ट बी एक्सप्लिसिट अंडर अनरिवाइजेबल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, यानी मतलब कंप्लाइज करना ज़रूरी है। और फिर उसके अगर डिपार्टमेंट फॉर मैनेजमेंट क्या करती है, मे कंडक्ट डिपार्ट फॉर IFRS इफ रिक्वायर्ड फॉर IFRS कंसिडर मिस लीडिंग और एंड कॉन्फ्लिक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक। वो गोइंग कंसर्न जो है वो हमेशा ये है कि अज्यूम करके बनाया जाता है कि गोइंग कंसर्न एंटिटी, जैसे मिसाल दे दिया एंग्रो के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाए जाते हैं तो ये जहन में रखा जाता है कि ये कंपनी आपको अगले 12 महीनों के अंदर भी ऑपरेशंस करेगी, गोइंग कंसर्न है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक्सपेक्ट फॉर कैश फ्लोज आर टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द अक्रूवल अकाउंटिंग, हमेशा अक्रूवल अकाउंटिंग के जरिए बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर जाहिर सी बात है अक्रूवल अकाउंटिंग रिकग्नाइज करती है एलिमेंट जिसमें एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर विच डिटरमाइन एंड रिकग्नाइज क्राइटेरिया फॉर एलिमेंट, ठीक है। और ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकग्नाइज व्हेन दे अकर, ऐसी बात है जब ट्रांजेक्शन और इवेंट है वो रिकग्नाइज होगा जब इवेंट हो जाएगा। they are recorded in accounting and present in the financial statement in the period when they occur, ऐसी बात है। और हैव नॉट टू बी रिसीव और पेड कैश, यानी मतलब मिसाल दे दिया है, आपने उधार पे किसी को माल बेचा 100 रुपये का, आपने फ़ौरन सेल्स रिकॉर्ड कर ली क्योंकि आप अक्रूवल अकाउंटिंग में चल रहे हैं। अब इसका कैश जो है वो 1 हफ्ते बाद आए, 2 हफ्ते बाद आए, 2 दिन बाद आए, अपना महीने बाद आए, इससे कोई भी मैसेज होता। अच्छा, रेवेन्यू जो है वो रिकग्नाइज होगा व्हेन दे अर्न, और एक्सपेंडिचर जो होगा वो रिकग्नाइज होगा व्हेन दे अकर विदाउट रिगार्डिंग टू द टाइम ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। अब मटीरियल एंड एग्रीगेशन, इफ अ लाइन जो है आइटम इज नॉट इंडिविजुअल मटीरियल इन एग्रीगेट विद इट आइदर इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन नोट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इफ इट मटीरियल विद omission misstatement would influence or change the economic decision of user who made on the financial statement,
मटीरियल डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द। अच्छा, मैं आपको इसको कंफ्यूज, हर वो चीज़ जो एक बंदे के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। अब जैसे मिसाल दे दिया है, एक कंपनी है, आप ले लें नेस्ले को। नेस्ले जो है वो अगले साल, उसका यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके प्रोड्यूस हो गए, अगले साल जो है वो अपना पानी का प्लांट जो है वो बंद करने वाली है। जो नेस्ले पानी बेचता है, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो बंद करने वाली है। अब ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और ये उनको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। और क्यों करने वाली है? हो सकता है कि भाई लॉस में जा रही, क्यों करने वाली है? हो सकता है जो उनके स्टैंडर्ड्स हो, गवर्नमेंट्स के स्टैंडर्ड हो, वो उसको मीट नहीं कर पा रही, बहुत सारी वजूहत हैं। तो उसको मटेरियल, अब ऑडिटर जो है, यानी कि जो ऑडिटर है, वो रूल क्या रखता है कि एनीथिंग अंडर 5% ऑफ टोटल एसेट और नेट इनकम इज कंसिडर टू बी इन, यानी मतलब इससे अंदर हो, 5% से अंदर हो तो वो इमटेरियल है, अदरवाइज वो मटेरियल है। क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। फॉर एग्जांपल फैक्टर ऑफ लॉ, जो मैंने बात की कि भाई लॉ चेंजेस हो जाए, कोई ऐसी चीज़ सिग्निफिकेंट चेंजेस, जैसे पहले तो वो लीगल थी अब इलीगल हो गई, या पहले इलीगल थी अब लीगल हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट क्या है कि पहला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट, एक साल। अब जैसे मिसाल दे दिया है कि पाकिस्तान के अंदर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक फाइनेंशियल ईयर रहता है, और मोस्टली कंपनीज जो है वो यही बनाती है। अब अगर कोई कंपनी इसको कम कर रही है, 6 महीने को बना रही है, 9 महीने को बना रही है, तो वो उसको बताना पड़ेगा क्यों कर रही है। और 1 साल से ज़्यादा कर रही है तो वो भी उसको बताना पड़ेगा, सारी चीज़ें उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लिमिटेड लाइब्रेरी कंपनी का यानी कि ओवरव्यू देता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डिस्प्ले के अंदर यानी कि आनी चाहिए। नेम ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी के किसने किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब आपको एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के दे दूँ मैं, तो अब आप कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे कि भाई ये एक डीजी खान सीमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या फिर फौजी फर्टिलाइज़र का है, फौजी फूड का है, या फिर आयशा स्टील का है, बहुत सारी कंपनीज है। तो अब रिपोर्टिंग एंटिटी इंडिविजुअल और ग्रुप, अब ये भी बताना होता है कि भाई ये सिंगल एंटिटी का या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। रिपोर्टिंग डेट भी बतानी होती है किसका है, और प्रेजेंट इन करेंसीज, ऐसी बात है। लेवल ऑफ राउंडिंग्स, यानी कि सारी चीज़ें कि रुपीज़ इन थाउजेंड, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बतानी पड़ती हैं आपको। अब रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी के अंदर क्या क्या है, लिस्टेड जो होगी वो IFRS और शेड्यूल 4 को करेगी। नॉन लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है, या पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है, या प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ मेंबर्स है और वैल्यू ऑफ एसेट्स है, तो वो शेड्यूल 5 फॉलो करेगी। इसी तरीके से लार्ज साइज है कंपनीज को, यानी कि नॉन लिस्टेड कंपनी से पेड अप कैपिटल अगर उसका 200 मिलियन है और टर्नओवर 1 बिलियन है और एम्प्लॉयज़ 750 से ज़्यादा हैं, तो वो शेड्यूल 5 और IFRS फॉलो करेगी। और फॉरेन कंपनी जिसका 1 बिलियन से ऊपर टर्नओवर है, तब भी वो वही स्टैंडर्ड फॉलो करेगी, IFRS 5 और शेड्यूल 5 और IFRS। और फिर नॉन लिस्टेड को है, और फॉर्मली जो है वो 40 थी और 45 ऑफ एक्ट है। और एनुअल ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो 200 मिलियन है, तो वो भी IFRS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO ही करेगी। इसी तरीके से मीडियम साइज़ कंपनी का है, पेड अप कैपिटल 200 मिलियन से कम हो, टर्नओवर 1 बिलियन से कम हो, एम्प्लॉई जो है वो रेंज जो हो 250 से लेकर 700 हो, या फिर प्राइवेट कंपनी हो जिसका 1 मिलियन 10 मिलियन से ज़्यादा कैपिटल हो बट 20 मिलियन से कम हो, टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा हो, 1 बिलियन से कम हो, या फिर 250 एम्प्लॉई हो 700 से कम, तो वो SME यानी कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और 5 शेड्यूल को फॉलो करेगी। और इसके अंदर फॉरेन कंपनी में आती है जिसका 1 बिलियन से कम हो। और नॉन लिस्टेड कंपनी फॉर्मली जो मतलब यानी कि उसमें हो, या फिर ग्रॉस टर्नओवर हो, तो वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPOs फॉलो करेगी। इसी तरीके से प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन हो और टर्नओवर 1 मिलियन से कम हो, एम्प्लॉय भी कम है, तो वो रिवाइज AFRS फॉर SEC से जो है और शेड्यूल 5 फॉलो करेगी। अब प्रेजेंटेशन के अंदर क्या है कि एसेट को बताना होता है आपको कि भाई तोड़ना होता है कि नॉन करंट एसेट्स कौन से, जैसे आपके पास प्लांट है, मशीनरी है, और बिल्डिंग्स हैं, और फर्नीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पेड। और करंट के अंदर जैसे कि मिसाल दे दिया डेटर्स हैं, स्टॉक इन ट्रेड है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है।
और फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट, इसमें क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा। इक्विटी के अंदर तो आपके शेयर कैपिटल कितना शेयर है, कैपिटल रिजर्व कितना है, और रेवेन्यू रिजर्व कितना है। और फिर लायबिलिटी के अंदर जाहिर सी बात है वहाँ पे भी टूटेगा। नॉन लायबिलिटी जैसे नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे मिसाल लोन आपने पकड़ा हुआ है किसी से, बैंक से, करंट लायबिलिटी के अंदर कितना उधार आपको देना है कंपनीज़ को, अपनी पेमेंट वगैरह है। अब स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और फिर उसके बाद जाके एनालिटिक्स ऑफ एम्प्लॉय expense, functional expense should be analyzed other two method, functional expense और nature expense, ये सब दोनों चीज़ें तोड़ दी जाती हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टर्मिनोलॉजीज क्या है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एन एंटिटी, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। कंपोनेंट्स ऑफ एन एंटिटी क्या है कि ऑपरेशंस एंड कैश फ्लो दैट कैन बी clearly distinguish operations for financial reporting purpose for the rest of the कैश जनरेटिंग यूनिट, यानी मतलब कौन से जो है वो आपकी कैश जनरेटिंग यूनिट है, जो कौन सा प्लांट है जो आपको कैश करके। डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस के मतलब यानी कि जो रिप्रेजेंट मेजर सेपरेशन लाइन ऑन जियोग्राफिक एरियाज, और सिंगल कॉर्पोरेशन डिस्पोजल ऑफ प्लांट, कोई प्लांट था वो आपने बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, और सब्सिडी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिव विद अ व्यू ऑफ रीसेल, यानी कोई ऐसी कंपनी खरीदी जो आप उसको बेच सकते हैं या बेचने के लिए ही खरीदें। रियलाइजेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉन कैश रिसोर्स और राइट इनटू द मनी और मोर प्रिसाइज टू सेल्स ऑफ एसेट ऑफ कैश एंड क्लेम, यानी कि मतलब रियलाइज़ करना कि जो आपके नॉन कैश थे या फिर राइट्स जो थे आपके पैसे थे उसको कैश में कन्वर्ट करना। रिकग्नाइजेशन क्या है कि प्रोसेस होता है inclusive in the financial position or financial performance of an entity meet definition of one of the more element statement। और फिर the other comprehensive income must be classified between किस पे हो सकते हैं, will not be reclassified subsequent profit and loss or will be classified subsequent profit and loss। अब फाइनेंस दो किस्म के हो सकते हैं, डेट फाइनेंस कर लें या इक्विटी फाइनेंस। इक्विटी के अंदर आपको शेयर देना पड़ेगा और डेट फाइनेंस के अंदर आपको लोन देना पड़ेगा लेकिन कोई शेयर नहीं देना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री होगी बैंक डेबिट, शेयर क्रेडिट, बहुत इजी। और फिर इसके बाद जाके प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं, तो बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब सोर्स ऑफ जो सिंपल कंपनी सिंपल को है वो कितने 1000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, किस भाव पे, वो कर रही है 100 रुपये पे एट ईच प्रीमियम, ठीक है। तो बैंक डेबिट होगा 30,000 से, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 10,000 और 1 लाख, और जो प्रीमियम में जाएगा वो 30,000 जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 रुपये जो है वो प्रीमियम आ रहा है। अब सिंपल को जो है वो इशू कर रही है कितने 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स और 100 जो है वो ईच डिस्काउंट हो रहा है, तो मतलब लॉस हो रहा है इसके अंदर, ऐसी बात है। तो डिबेंचर्स क्रेडिट होंगे 100,000 से, यानी कि मतलब 1 लाख रुपये से, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ऐसे कहते हैं डिस्काउंट कर रहे हैं आप 10% का, तो वो 10,000 रुपये और बैंक जो है वो 9,000 से क्रेडिट होगा। इसी तरीके से डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं कितने, और इसके अंदर क्या है कि डिस्काउंट है और प्रीमियम जो है वो 5% है एट द रिडीम ऑफ द टीम, यानी मतलब आपको प्रीमियम भी देना पड़ेगा। बैंक डेबिट तो 90,000 से होगा और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो 15,000 से हो रहा है, और डेबिट जो है वो डिबेंचर्स कितने 1 लाख के ही इशू कर रहे हैं, तो वो, और प्रीमियम और रिडीम डिबेंचर वो है 5,000 से। अब सिंपल को शेयर इशू, शेयर कैपिटल कितना है 5 लाख रुपये और 10 रुपये पर इसकी यानी कि वैल्यू इशू एट 15। इट हैज़ अ रिटेन प्रॉफिट जो है वो 30 लाख रुपए का है। शेयर कोड जो है मार्केट में कितने 20 रुपये पर शेयर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास की। कैपिटलाइज अ जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग फॉर इशू बोनस शेयर। 1 बोनस शेयर इज बीइंग इशू फॉर ईच 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड एट प्रेजेंट फॉर द पर्पस कितने 7 लाख रुपये आर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ शेयर प्रीमियम एंड द बैलेंस ऑफ आउट ऑफ रिटेन अर्निंग।
set out the general entity to give effect to the resolution, how they would affect the balance sheet. तो वर्किंग कैपिटल आपने इसको तोड़ा, ऐसी बात है 1/5 है तो 1 लाख रुपये आया, मल्टीप्लाई बाय 100 तो बोनस शेयर कितने हो गए आपके पास 10 लाख रुपये। आप शेयर प्रीमियम से कितना निकाल लें 7 लाख रुपये, रिटेन अर्निंग से 30, तो बोनस शेयर डेबिट हो गए। अब इस तरीके से बोनस शेयर डेबिट कितने हुए 1 मिलियन से, और शेयर कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपये से क्रेडिट हो गया। इसी तरीके से अब रिज़र्व के अंदर जो एंटिटी थी वो 50 लाख रुपये का शेयर लेके बैठी हुई थी, ठीक है, और शेयर प्रीमियम जो है वो 2.5 मिलियन यानी कि तकरीबन 25 लाख रुपए का, तो रिटेन अर्निंग प्रॉफिट 30 लाख रुपए का था। ये आपका टोटल बना। और इस तरीके से बोनस इशू होने के बाद तो 60 लाख रुपए का आपके पास क्योंकि बन गया, और फिर रिटेन अर्निंग जो है वो 18, और फिर इसके बाद शेयर प्रीमियम जो है वो 18 लाख, और रिटेन अर्निंग प्रॉफिट जो है 27 लाख। तो आपका आंसर आ गया तकरीबन 1,05,00,000 रुपये आपका आ गया। अकाउंटिंग फॉर राइट इशू ऑफ शेयर। राइट इशू मीन्स के शेयर्स ऑफर बाय अ कंपनी टू इट्स मेंबर स्ट्रिक्टली इन प्रोस्पेक्ट टू शेयर ऑलरेडी हैव इन रिस्पेक्टिव काइंड, और board of directors shall approve the decision to increase the share capital and decision to be communicated by the same day SECP and पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फॉर डिटरमाइनिंग। यानी कि मतलब जैसे मिसाल दे दी है कि अब शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ाना चाह रहा है, कोई कंपनी है जो बढ़ाना चाह रही, तो वो सेम डे में ही SECP और पाकिस्तान स्टॉक अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको वो इन्फॉर्म करेगी कि भाई हम जो है वो ये करना चाह रहे हैं, राइट इशू करना चाह रहे हैं। तो प्राइस एट विच शेयर आर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नॉर्मली टू बिलो मार्केट प्राइस एंड स्पेसिफिकली एवरेज हैज़ बीन मनी वैल्यू। तो वो जो प्राइस होगा वो बिलो मार्केट प्राइस से ही ऑफर होगा, जैसे थे राइट इशू कर रहे हैं। तो और फिर उसके बाद है कि जो मतलब स्पेसिफिकली एडवांटेज फॉर मनी इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ राइट शेयर। अब इसके बाद जाके इसके अंदर क्या है, वैल्यू ऑफ द राइट के बाद इसमें है क्या, पहला पॉइंट, अ सर्टेन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ ऑलरेडी इशू, सही है, और फिर एट द अमाउंट ऑफ राइट इशू टू बी रिसीव्ड। अब एवरेज, फाइंड एवरेज प्राइस बाय डिवाइडिंग द टोटल प्राइस, कैलकुलेट अंडर स्टेप ऑफ 2 बाय द टोटल नंबर, और डिडक्शंस जो होंगी एवरेज मार्केट वैल्यू फॉर गिवन वैल्यू ऑफ द राइट्स। अब कंपनी मेक कर रही है क्या, राइट इशू ऑफ 1 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 100 प्रीमियम 10% of each 3 shares held by the member share of company and are being sold 150 के बिकते हैं। तो मतलब यानी कि हर बंदे को शेयर मतलब 3 ईच फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड बाय द कंपनी जो है वो उसको मिलेगा। तो मार्केट प्राइस जो है वो शेयर की कितने हो गई 3 के हिसाब से, तो वो हो गई आपकी 450। अब इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर कितनी वो कर रहा है, क्योंकि प्रीमियम पे दे रहा है तो 110, और टोटल 4 शेयर्स की प्राइस कितनी 560 रुपये हो गई। अब 4 शेयर हो गए, अब उनको 4 को डिवाइड कर दिया तो आपके 140 रुपये आ गए, और वैल्यू कितनी है वो आपने 140 आपने निकाले, और मार्केट वैल्यू थी वो तो 10 रुपये पे वैल्यू आ गई। तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब सिंपल को जो है वो हेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो रखा हुआ है इन्होंने 50,000, इशू शेयर कैपिटल वो है 30,000 रुपये, और द कंपनी डिसाइड टू मेक राइट इशू ऑफ 2 ऑर्डिनरी शेयर्स इन एवरी 15 ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड एट प्रीमियम। तो मतलब 2 शेयर मिलेंगे हर 15 शेयर के, तो 30,000 के शेयर हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 मिल रहे, डिवाइड कर दिया 15 से, तो 4,500 आ गए। अमाउंट टू बी रिसीव जो है वो कितना है, उसके अंदर आपने
कितने का शेयर चल रहा है, 30 का, और जो आप इशू करना चाह रहे हैं वो 4,000 है, और 100 चल रही है, तो तकरीबन 5,200 रुपये जो है वो आपके पास आएंगे। बैंक डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे 4,000 से, और शेयर प्रीमियम जो है वो 1,20,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब है रिटेन अर्निंग प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग प्रॉफिट जो है वो रिटेन अर्निंग क्या होता है, पहली बात ये, जो रिटेन अर्निंग वो होती है जो कंपनी जो है वो रिटेन नाम से ही जा रहा है, तो वो कंपनी जो है जितना भी प्रॉफिट हमेशा कमाती है, जैसे मिसाल दिए 100 रुपये कमाए कंपनी, तो 100 के 100 डिविडेंड में नहीं देती, वो कुछ थोड़ा सा जो पैसे हैं वो रोकती है। और उसकी वजह क्या है, कभी रेनी डेज आ जाए तो इस्तेमाल हो सकता है, या फिर अगर उसको प्लांट जो है वो डालना है, तो अगर सारा डिविडेंड में दे देगी तो फिर उसको लॉस होगा या उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो रिटेन अर्निंग रखती है। खैर, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि भाई रिटेन अर्निंग जो है वो बैलेंस एक्यूमुलेट होता है, मतलब पिछले साल का, उससे पिछले साल का, वो हमेशा एक्यूमुलेट होता रहता है, ऐड होता रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जाके प्रीवियस से बैलेंस रिटेन अर्निंग जो है वो बनता है। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसी बात है, वो तो एक है, अनरियलाइजेबल प्रॉफिट, सरप्लस और डिवैल्यूशन, और डिस्पोजल ऑफ रिवैल्यूशन एसेट्स। हाँ, ये होता है कि भाई आपने जैसे बिल्डिंग ख़रीदी थी 100 करोड़ की, ठीक है, अब वो बिल्डिंग रिवैल्यू होकर 150 करोड़ के हुए, तो ये नहीं होगा 150 करोड़ आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे सीधा सीधा और आपकी बैलेंस शीट जो है वो 50 करोड़ से ऊपर आ जाएगी, नहीं, उसको पहले एंड रिटेन अर्निंग में लेके जाएंगे, फिर उसका एक प्रोसेस होता है बाकायदा, हर साल वो हल्का हल्का निकलता रहता है इससे। अब एक्सेस डिप्रिसिएशन चार्ज भी रिवोल्यूशन पे वो भी उसी से आएगी, डिसबर्समेंट ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड बोल, ये भी सारी चीज़ें, और सेटिंग सेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफिक और जनरल रिजर्व। अब जैसे मिसाल दे इसमें देख लें कि भाई इसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें आ गई। बैलेंस आपको दिया हुआ 5 लाख, प्रॉफिट जो है वो 6,80,000 हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद जाके इसमें यानी कि मतलब बैलेंस था अपना 5 लाख रुपए, और आपने 1,80,000 जो है वो प्रॉफिट किया, तो उसमें ऐड हो गए 6,80,000 हो गए। अब एक्सेस डिप्रिसिएशन थी वो भी 2,00,000 रुपये थी, वो हो गई। इसी तरीके से क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व हुई तो वो करंट डेबिट हुई तो वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से आपने डिविडेंड दे दिया उसी से 1.5 लाख रुपए का, वो भी कम हो गया। फिर उसके आगे बोनस भी इशू कर दिया 30, वो भी कम कर दिया, और जो है रियलाइज ऑफ अनरियलाइज पोर्शन ऑफ रिवोल्यूशन सरप्लस तो वो ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये होता है चेंज इन इक्विटी। अब इक्विटी जो है वो यानी मतलब ऑनर की होती है, ऐसी बात है, वो ऑनर जो मालिक हैं वो उसके हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट एसेट्स ऑफ इक्विटी ड्यूरिंग द, यानी मतलब कितना इंक्रीज आया कितना डिक्रीज आया एसेट्स के अंदर, ये सारी चीज़ें। और IAS 1 ही चेंज इन इक्विटी की ट्रांजेक्शन्स को है जो वो रिकॉर्ड करता है। तो उसके अंदर जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल, पार वैल्यू कितनी है, शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और एंड कितने, यानी मतलब कोई बीच में कोई शेयर इशू तो नहीं हो, और डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर और पर्पस वगैरह इसके अंदर आते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर क्या है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ठीक है, अफेक्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट हुई है IAS 8 के ज़रिए, कंट्रीब्यूशन फॉर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनर है, ठीक है, कि किसके पास कितना कितना शेयर है, मूविंग सेपरेटली डिस्क्लोजर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी है, और चेंज इन इक्विटी वगैरह है। ये थोड़ा सा स्लाइड कट गई, खैर एडजस्ट कीजिएगा। तो अब इसके अंदर क्या है कि भाई 5 लाख रुपए का जो है वो मतलब आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है, रिव्यूली फिक्स एसेट कितने हैं 55 के 1000 के, और फिर इशू शेयर बोनस कितने 80,000 के, और इसी तरीके से होल्ड इक्विटी शेयर जो है वो 2 लाख रुपए, और फिर उसके बाद एक रिटेन अर्निंग जो है वो 4 लाख रुपए है। तो बैलेंस आपने सारा लिख लिया, ठीक है। अब 2 लाख रुपए का आपके पास शेयर कैपिटल था, ठीक है, प्रीमियम जो है वो आपके पास 40,000 रुपये, और 1.5 लाख रुपए का जो है वो आपको मतलब समझ लें रिटेन अर्निंग प्रॉफिट था, और गेन जो है वो 85,000 रुपये,
तो टोटल आपके बन गया। अब इसके अंदर प्रॉफिट जो हुआ वो आपका क्या आया, वो आया 5 लाख रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। और फिर उसके आगे सरप्लस हुई रिवैल्यूएशन की, वो है 55,000 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे और फिर आपने डिविडेंड पेड भी कर दिया, ठीक है। वो कितना पेड किया, वो किया आपने तकरीबन 2 लाख रुपए, वो माइनस कर देंगे, जाहिर सी बात है। क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व जो है वो आपने रखा था, यानी कि प्रॉफिट से निकालना था, वो 4,000 रुपये, तो वो 4 लाख रुपये, ठीक है। और इस तरीके बोनस शेयर जो है वो आपने इशू किए 2,80,000 रुपये के, तो वो आपके पास आएगा। ये थोड़ा सा कट गया है लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज, डिविडेंड होती हैं और फिर इसके इंटरेस्ट होती है। तो डायरेक्टर जो है वो, यानी कि मतलब बोनस, और डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिक्लेयर इक्विटी डिविडेंड ड्यूरिंग द आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, वो उनकी मर्जी। इंटरिम ऑफ फाइनेंस, इंटरिम कई कंपनीज़ हैं, जैसे मिसाल दे दिया है आपको एंग्रोज है, वो आपको ये पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, वो आपको हर क्वार्टर में, मतलब हर क्वार्टर जब भी उनका रिज़ल्ट आता है 4 क्वार्टर्स में हमेशा डिविडेंड अलाउस करती है। अब वो ज़्यादा हो या ना हो 1-2 रुपये, लेकिन वो डिविडेंड अनाउंस करती है। तो इसके क्या होता है, डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड की एंट्री लगती है, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट, और फिर डिविडेंड पेबल क्रेडिट होगा अगर हम डिविडेंड कैश की फॉर्म में दे रहे हैं। वैसे तो आजकल कैश की फॉर्म में नहीं देते, वो तो सीधा सीधा आपके अकाउंट पे ही गिर जाता है, लेकिन पूरा एक प्रोफाइल बनाए होते हैं, रिटेन और अर्निंग डेबिट और डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से फाइनल डिविडेंड, नो अकाउंटिंग एंट्री पास फॉर फाइनल डिविडेंड एज रिपोर्टिंग डेट was not declared by the board meeting held after reporting with final declare। अच्छा हाँ, ये होता है कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करने की बारी होती है ना, तो वो बोर्ड की मीटिंग की अप्रूवल पे रिकमेंडेशन कर दी जाती है, लेकिन बोर्ड की मीटिंग जो है वो अप्रूवल देगी तो ही डिविडेंड अनाउंस होगा। ऐसा नहीं है कि हमने पहले से ही अज्यूम कर लिया कि जो डिविडेंड इतना मिलेगा तो उसकी एंट्री पास कर दी, नहीं। जब तक अप्रूवल नहीं होगी तब तक आप डिविडेंड की एंट्री जो है वो पास नहीं करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट और सर्टिफिकेट जो है वो चार्ज टू बी फिक्स रेट जो कंपनी उठाती है, तो इसके अंदर तो होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, और फिर इसके इंटरेस्ट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो इस तरीके से आपके पास आएगा SOPL, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट होगा। अब जो कंपनी है वो 1000 ऑर्डिनरी शेयर्स, ईच शेयर्स हैज़ ऑलरेडी इशू 60% फुल पेड अप हो गया। द ट्रांजेक्शन फॉलोइंग अकर्ड एट ड्यूरिंग द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड जो है वो क्या है कि मैनेजमेंट डिसाइड टू पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड जो है वो 30 सितंबर 2020, और मैनेजमेंट डिक्लेयर एंड ऑर्डिनरी डिविडेंड जो है फाइनल है वो 20 रुपये का है, वो 5 मार्च 2021 को है। तो आपकी पहली एंट्री क्या लगेगी, आपकी पहली एंट्री जो लगेगी वो लगेगी डिविडेंड जो है वो डेबिट होगा, डिविडेंड पेबल क्रेडिट जो है वो 60,000 रुपये, ठीक है। अब फिर डिविडेंड पेबल क्रेडिट होगा, कैश से आप दे देंगे, रिटेन अर्निंग, और फिर इसके रिटेन अर्निंग से हम देंगे तो डेबिट करेंगे और डिविडेंड क्रेडिट कर देंगे। अब क्या है कि फाइनल डिक्लेयर जो हुआ 5 मार्च को 2021, नॉट टू बी अकाउंट फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ओनली डिस्क्लोजर इज़ रिक्वायर्ड इन द नोट दैट डिविडेंड जो है वो अनाउंस हुआ है कितने, 20 रुपये पर शेयर। अब इसने लोन भी हुआ था नोट पेबल 4 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2020 को, रिडीम फुल एंड आफ्टर 5 years, ठीक है। लोन पेबल नोट इंटरेस्ट ऑन नोट पेबल इज पेबल एट ईच मंथ पीरियड पास अकाउंटिंग एंटिटी एंड डेट टू बी। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आपका डेबिट हुआ, कितने से, ऐसी बात है आपका 10% था, 4 लाख रहा और 6 महीने के लिए था तो 20,000 आया। इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हुआ इसी तरीके से। अब उसका जो है वो 3 था, 3 महीने के लिए, वो भी क्रेडिट हुआ कैश, और फिर इसके बाद एक इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो पेबल हुआ, वो 9 महीने के लिए था तो वो 10 आया। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30 आपके पास आंसर आ गया, एंट्री पास। अब अकाउंटिंग फॉर
टैक्स ऑन इनकम। तो एक होती है करंट टैक्स और एक होती है डेफर टैक्स। डेफर टैक्स और करंट टैक्स जो मतलब जो करंट टैक्स है इस अफेक्ट ऑन पेबल प्रॉफिट एंड लॉस, यानी मतलब जो अभी टैक्स बना वो देना है। और जो डेफर टैक्स है वो कब अराइज होता है, वो तब अराइज होता है जिस मिसाल दे दी है पाकिस्तान का इनकम टैक्स और IFRS जो है वो अलग अलग चल रहे हो। आप लोग बोलेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है। जैसे मिसाल दी है पाकिस्तान के इनकम टैक्स के अंदर जो कंप्यूटर है वो 5 साल पे डिप्रिशिएट करने को बोला गया, मिसाल दे रहा हूँ। और जो IFRS है वो कहता है नहीं भाई 5 साल नहीं 7 साल पे करो। अब इससे डिफरेंस अराइज होगा, तो ये डेफर टैक्स अराइज होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग जो है वो 20 साल पे डिप्रिशिएट होती है, IFRS बोलते हैं 15 साल पे करो, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट अराइज होगा। आपको चलना IFRS से पड़ेगा, लेकिन डेफर टैक्स की एक अकाउंटिंग खुल जाएगी तो वो भी आपको लेके चलनी पड़ेगी। टेम्परेरी डिफरेंस होता है वो ख़त्म नहीं होता है। तो टेम्परेरी डिफरेंस होता है वही बात कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई जो टैक्स लॉज होते हैं वो आपके अलग होते हैं और IFRS जो है वो अलग। तो उसके अंदर होता है कि एसेट जो है वो कैरी अमाउंट इज़ लीस देन टैक्स बेस होता है, या फिर लाइबिलिटी कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन टैक्स बेस है। तो टैक्स जो है वो टेम्परेरी डिफरेंस होता है, एसेट कैरिंग ग्रेटर होगा या लेस देन होगा टेम्परेरी टैक्स। अब अपना टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस अराइज होगा। अब ये क्वेश्चन आया है, सही है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 3 लाख रुपए। 31 दिसंबर को खड़े में हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 10,000 रुपये वास चार्ज हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। IFRS 15 इक्विपमेंट फुली अमाउंट ऑफ एसेट जो है वो 5 लाख डिडक्ट एज एन एक्सपेंस इन अराइवल एट द प्रॉफिट, और इनकम टैक्स जो है वो 30% है। ठीक है, अब इसके अंदर कैलकुलेट क्या करना है, करंट टैक्स एक्सपेंस और फिर पासिंग एंट्री रिकॉर्डिंग करंट। तो कितना परसेंट था आपका, आपका 3 लाख रुपए जो है वो टैक्स था। ठीक है, ऐड बैक करेंगे डिप्रिसिएशन जो है वो, यानी कि मतलब IFRS के हिसाब से थी तो वो ऐड करेंगे, और जो सब्सट्रैक्ट करेंगे जो कैपिटल गेन टैक्स था, यानी कि फुल अमाउंट जो एसेट था डिडक्ट वो माइनस कर देंगे, तो 2,60,000 रुपये आपकी जो है वो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो उस पर आप जो है वो 30% लगाएंगे तो 78,000 जो है वो आ जाएंगे। इसी तरीके से इनकम टैक्स डेबिट, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स करंट क्रेडिट। अब सिंपल इसके अंदर भी यही है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो डिप्रिसिएशन वास चार्ज हो गया ले, और फिर उसके बाद जाके फुली अमाउंट जो है वो डिडक्ट हुई एक्सपेंस में, और फिर उसके बाद 30%, तो इसका भी डेफर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो अब IFRS में जो मतलब एसेट की वैल्यू थी वो चेंज हो गई, वो 40,000 हो गई। अब कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 50,000, और कैपिटल अलाउंस एज पर रूल जो है वो उस पर कितना मिल रहा है, 50,000, तो ज़ीरो हो गई बुक वैल्यू। अब कैरिंग कॉस्ट जो है, कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉस्ट कितनी, 40,000, और टेम्परेरी जो है वो भी 40,000। तो आपके पास करंट टैक्स जो बन गई इनकम, ठीक है, वो यानी टेम्परेरी डिफरेंस जो है वो 40,000 का है, तो इनकम जो है वो बन गई। तो उसमें आपने 40,000 पे 30% लगाया, 12,000 रुपये आपके पास आ गया। अब इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन और डेफर टैक्स जो है वो आपका, डेफर टैक्स जो है आज वो 12,000 से वो प्रॉफिट जो है वो आपका 3 लाख है, करंट जो है वो 78 है, और डेफर जो है 12 है, 90,000 है, तो 210 हुआ। प्रोविजन ऑफ डेफर टैक्स जो है वो आपको 12,000 से, प्रोविजन ऑफ करंट टैक्स 78,000 से। डेफर टैक्स ऑन टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस इज़ अ लाइबिलिटी, और डेफर टैक्स डिडक्शन जो है वो टेम्परेरी इज़ अ एसिड है। डेफर टैक्स कहीं भी आ सकता है, एसिड भी आ सकता है, लाइबिलिटी पे आ सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।